हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाल ही में सीएसएसएल मेंस में आए हुए क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी में आगे बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी में यशस्वी का असंक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि यशस्वी की फुल फॉर्म पूछे। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। ये एक कैसी स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, और इसे किसके द्वारा चलाया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसी ईबीसी और डीएनटी श्रेणी के छात्रों के लिए। तो इसमें क्या है, यदि हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो मंत्री हैं वो कौन है? मिस्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? मिस्टर वीरेंद्र कुमार जी। ठीक है। और ये जो दी जाती है 9th से 10th में दी जाती है और 11th वाले छात्रों को दी जाती है। 11th से 12th की पढ़ाई के लिए। और इसके लिए जो योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है, इसमें जो कौन अप्लाई कर सकता है? जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है। ओके। तो ये कौन से मंत्रालय से शुरू करें? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, जिसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट सवाल, स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार जिला न्यायालय परिसरों में से कितने जिला न्यायालयों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप है? इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 50% है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, जो 20% दिया हुआ है इसमें कितना है? 50%। यदि हम स्टेट जुडिशरी रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 5 करोड़ से अधिक, कितने? 5 करोड़ से अधिक जो केस हैं वो भारतीय न्यायपालिका में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जिनमें से लगभग 4.4 करोड़ प्लस केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडिंग है। ओके। नेक्स्ट सवाल, लैग्रेंज बिंदु L1 और L2 पृथ्वी से लगभग कितने मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है? सवाल आता है लैग्रेंज बिंदु है क्या। जो आपके जो इमेज दी गई है इस सवाल में, देखो ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी सूर्य है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो लैग्रेंज बिंदु होता क्या है? कोई भी दो पिंड जब उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल एक समान होता है तो उस बिंदु या उस रेखा को लैग्रेंज बिंदु कहते हैं। तो वर्तमान में टोटल लैग्रेंज बिंदुओं की संख्या कितनी है? 5 है, जो इस चित्र में प्रदर्शित की गई है। तो हमसे पूछा गया है L1 और L2 की जो दूरी है पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये है 1.5 मिलियन किलोमीटर। तो इसके लिए इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक। तो L1 कहाँ पर है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य अवस्थित है, और L2 जो है आपके पृथ्वी के पीछे, यानी कि सूर्य के अपोजिट साइड है। तो यदि किसी भी लैग्रेंज बिंदु की अवस्थिति पूछी जाए तो आप इस इमेज का आधार बता सकते हैं, जैसे L3 यहाँ पर है और L4 ये है और L5 ये है। ओके। नेक्स्ट सवाल, PRL द्वारा विकसित पारस टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? देखो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है माउंट आबू। माउंट आबू पर अवस्थित जो वेधशाला है वहां पर ये टेलीस्कोप विकसित किया गया है। ठीक है। इसको जो करने का उद्देश्य क्या है? जो पृथ्वी से जो बाहर, यानी कि जो सौर मंडल से बाहर के जो पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में मदद करना है। ठीक है। और माउंट आबू कहाँ पर है? गुरु शिखर। कहाँ पर? गुरु शिखर। और गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला की। किसकी? अरावली की। और अरावली भारत की प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। ठीक। ओके। नेक्स्ट सवाल, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 से 1956 तक। देखो पंचवर्षीय योजना बेसिकली किसके द्वारा बनाई जाती है? योजना आयोग के द्वारा। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य। ठीक। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? कृषि क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र के साथ ही दूसरी क्या थी? सिंचाई पर। और इस योजना के अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 2.1% की ग्रोथ रेट का। लेकिन हमने अचीव कितना किया? 3.6। इसलिए एक ऐसी योजना हुई, एक सफल योजना सिद्ध हुई। कैसी सिद्ध हुई? सफल योजना सिद्ध हुई। इसके तहत ही आपकी बहुउद्देश्य परियोजना सिंचाई के लिए बनाएगी। बहुउद्देश्य परियोजना, जैसे कि भागड़ा नागल। भागड़ा नागल। ओके, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित में से कौन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग के अध्यक्ष थे? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। इस इमेज को आप देख रहे होंगे, तो ये कौन है? चाचा नेहरू। और चाचा नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर। और 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस। ओके, ठीक। तो अभी हमने पिछले सवाल में बताया था कि पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम होते हैं। तो इस समय पर पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे, तो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल का था वो कितना था? 1961 से 1966 के मध्य। तो लगभग इस समय पर आपके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल। लगभग सभी जलवायु एवं मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। देखो, इसमें आपको दिखाया गया है पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर, कितने? 18 किलोमीटर की औसतन दूरी तक कौन सा मंडल पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल पाया जाता है। और मौसम और जलवायु संबंधी सभी घटनाएं, मौसम व जलवायु संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? आपके क्षोभ मंडल में। बेसिकली ये मुख्यतः 4 लेयर्स में बांटी गए हैं पूरा वायुमंडल को। जैसे हम बात करें, इसमें इमेज में थोड़ा क्लियर नहीं है तो हम इधर बना लेते हैं। जैसे ये सरफेस है, सरफेस से लगभग 18 किलोमीटर की औसतन कौन सी है? क्षोभ मंडल। और इससे ऊपर, क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन सी है? समताप मंडल। और उससे ऊपर मध्य मंडल। और मध्य मंडल से ऊपर बहिर्मंडल। एक सवाल आता है यहाँ से वायुमंडल में से कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा। नेक्स्ट सवाल। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते और 2 पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 मेडल। और जो 2 पदक एक ही खिलाड़ी जीतने वाला कौन है? मनु भाकर। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली स्वतंत्र भारतीय एथलीट बनी है। भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं टोटल? 6। 6 को हम देखते हैं 1+5 में। 1+5 क्यों? 1 जो है, 1 कैसा था? एक सिल्वर था, एक सिल्वर है। और 5 कैसे हैं? ब्रॉन्ज। यदि हम बात करें, जो सिल्वर पदक ये किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। ठीक। यदि बात करें हम यहाँ पे मनु भाकर, तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? ये खिलाड़ी हैं शूटिंग से।
और शूटिंग में भी कौन सी प्रतिस्पर्धा में शामिल होती है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, तो मनु भाकर किस स्पर्धा में भाग लिया था? 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है। और जो एकमात्र सिल्वर मेडल किसमें मिला? भाला फेंक में, और किसको? नीरज चोपड़ा को। ओके, नेक्स्ट सवाल। किस भारतीय चित्रकार ने प्रतिष्ठित भारत माता कलाकृति की रचना की? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसको चित्रित किया, और ये राष्ट्रवाद का क्या बना? एक प्रमुख प्रतीक बना। यदि बात करें स्वदेशी आंदोलन कब चलाया? जब 1905 में क्या हुआ था? एक बंगाल विभाजन। क्या हुआ? बंगाल विभाजन। तो इसी के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और इसी स्वदेशी आंदोलन के तहत रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की मूर्ति बनाई थी। और भारत माता को किस रूप में प्रदर्शित किया? एक देवी के रूप में। और ये देवी है, कैसे वस्त्र धारण कर रहे हैं? भगवा रंग के। कैसे वस्त्र? भगवा रंग के, ठीक। और देवी को कितनी भुजाओं वाली दिखाया गया है? देवी को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट सवाल। किस भारतीय निशानेबाज ने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले एथलीट बनने का गौरव हासिल किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। यदि हम बात करें अभिनव बिंद्रा ने ये जो कीर्तिमान हासिल किया था वो हमारे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और ये खिलाड़ी किसके हैं? 10 मीटर एयर राइफल। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। यहाँ से एक सवाल और आता है इनसे संबंधित कि इन्होंने पहली बार कौन से ओलंपिक्स में प्रतिभाग किया था? तो वर्ष 2000, कौन से? वर्ष 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में? सिडनी ओलंपिक में। सिडनी ओलंपिक में इन्होंने प्रतिभाग किया था। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? 10 मीटर एयर राइफल। और किसमें इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और पहली बार किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया था? सिडनी ओलंपिक में। और बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट सवाल। किस अधिनियम ने भारतीय बाजार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को औपचारिक रूप से समाप्त किया? तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार चाय और चीनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए। लेकिन यदि बात करें चाय और चीनी का जो एकाधिकार है ये किस एक्ट द्वारा खत्म कर दिया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ये भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत अब भारत में कोई भी व्यापार कर सकता था, यानी कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो चुका था। नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार देता है? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो आपके सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करता है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। हाँ, देखो, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि उसे किसी भी विधि संबंधी सलाह लेनी है, कैसी विधि संबंधी सलाह लेनी है, तो वो किससे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। कैसे लेगा? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं। राष्ट्रपति बाध्य नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल। वह शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है जो तमिलनाडु के मंदिरों की देवदासी परंपरा से विकसित हुई है? ओके, इस सवाल का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है भरतनाट्यम। देखो, भरतनाट्यम को अन्य किस नाम से जानते हैं? साजरट्टम या दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। और रुक्मणी देवी अरुणडली ने इसे पुनर्जीवित किया है।
ठीक है। और यदि और एक और, तो एक कलाकार तो ये हो गई, और दूसरी यदि बात करें तो बाला सरस्वती। कौन है दूसरी कलाकार? बाला सरस्वती जी हैं। यदि हम बात करें जैसे भरतनाट्यम में भे रे ट, तो इसमें क्या है? भे से क्या शब्द बना है? भाव। रे से क्या बना है? राग। और ते से क्या बना है? ताल। यानी कि इन तीनों से परिपूर्ण, परिपूर्ण नाट्यम। नाट्यम का क्या होता है? नृत्य। यानी कि भाव, राग और ताल से परिपूर्ण नृत्य को ही हम कौन सा बोलते हैं? भरतनाट्यम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य का है? ओके, तो यदि हम बात करें कालबेलिया, बेसिकली कालबेलिया है क्या? कालबेलिया एक राजस्थान की एक जनजाति है। कालबेलिया जनजाति है, और इसी का जो कार्य है, इसका क्या कार्य है? सर्प पकड़ना। बेसिकली इसका क्या कार्य है? सर्प को पकड़ना। ठीक है। तो ये बेसिकली कालबेलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। अब बात करें, इसे हम सपेरा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। सपेरा नृत्य क्यों? क्योंकि इसमें नृत्य करते समय सर्प जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक। और 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल। महान राजा महाबली के घर लौटने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस सवाल का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ओणम। देखो, ओणम केरल का प्रमुख फसल उत्सव है। ठीक है। और ये बेसिकली कौन से महीने में मनाया जाता है? अगस्त से सितंबर महीने में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और बेसिकली ये महाबली के आगमन पर और नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। नई फसल की खुशी में मनाया जाता है। और इस त्योहार के दौरान, लगभग ये त्योहार कितने दिन चलता है? 10 दिन चलता है। और इस त्योहार के दौरान बहुत सारी इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं। उनमें से एक इवेंट्स जो आपके चित्र में दिखाया गया है, ये कौन सा इवेंट्स है? इसे बोलते हैं वल्लम कल्ली। क्या बोलते हैं इसको? वल्लम कल्ली। और वल्लम कल्ली बेसिकली क्या है? ये क्या है? नाव, यानी कि नौका दौड़। क्या है ये? नौका दौड़। तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि निम्न में से वल्लम कल्ली क्या है? तो वल्लम कल्ली क्या है? नौका दौड़ है। और ये किस त्योहार के अंतर्गत करी जाती है? आपके ओणम त्योहार पर। ओणम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट सवाल। नुआखाई का त्योहार जो नई चावल की फसल के बाद मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? इस सवाल का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। जो नुआ का अर्थ यहाँ पे क्या है? नया, और खाई का अर्थ है खाना। यानी कि इस त्योहार के तहत किसका आयोजन किया जाता है? एक नए खाने का, नए खाने या नए भोज का आयोजन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि यह भगवान को धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। क्योंकि नई फसल जो आती है उसके लिए हम क्या करते हैं? भगवान को धन्यवाद देते हैं। भगवान को धन्यवाद अर्पित करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये कब बनाया जाता है? गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। और यह है उड़ीसा का एक कृषि पर्व है। कैसा पर्व है? कृषि पर्व है। कब बनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। देखो, ये गणेश जी को दिखाया गया है, तो ये बनाया जाता है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। ठीक। नेक्स्ट सवाल। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख मूल रूप से कहाँ स्थापित है? ठीक। देखो, यदि बात करें इलाहाबाद स्तंभ लेख, सवाल का राइट ऑप्शन है कौशाम्बी। तो इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद लाकर स्थापित किया गया था। और इसकी जो रचना थी वो किसने करी थी? हरिशरण। अब बात करते हैं हरिशरण। हरिशरण कौन था? देखो, हरिशरण जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी, समुद्रगुप्त का दरबारी का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है। और हरिशरण ने किस चीज को उत्कीर्ण किया है इसका? समुद्रगुप्त की विजय को। समुद्रगुप्त की
विजयों का उल्लेख किया है। ठीक। और यदि हम इस स्तंभलेख की बात करें तो इसकी शैली कैसी है? चंपू शैली। कैसी शैली इसकी? चंपू शैली। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के सबसे आधिकारिक अर्थ निकालने और अनुवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? देखो, यदि हम बात करें तो इस सवाल का राइट ऑप्शन है जे एफ फिलिप को। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है। लेकिन यदि बात की जाए आधिकारिक अर्थ निकालने की, किसके? आधिकारिक अर्थ निकालने का, जो मुख्यतः श्रेय किसे जाता है? जे एफ फिलिप को जाता है। और इसका जो अनुवाद किया था, इसके बारे में जो हमें जानकारी दी थी, जे एफ फिलिप ने अपनी एक पुस्तक जारी की थी 1888 में। तो उसके वर्जन में इन्होंने इस बात को प्रदर्शित किया था। तो इस सवाल का राइट आंसर जे एफ फिलिप है। नेक्स्ट सवाल। औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसने जजिया कर को पुनः लगाया। नंबर 2, बीजापुर गोलकुंडा का विलय किया। और दक्कन अभियान ने मुगल वित्त को मजबूत किया था। ठीक है। तो हम बात करें इसमें जजिया कर को पुनः लगाया। ये पहले स्टेटमेंट इसमें ठीक है क्योंकि इसने जजिया कर को पुनः लगाया, क्योंकि इससे पूर्व किसने इसको समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट, बीजापुर गोलकुंडा का विलय। इसने मुगल साम्राज्य में बीजापुर और गोलकुंडा का विलय कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है दक्कन अभियान ने वित्त को मजबूत किया। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दक्कन अभियानों ने ही इसके मजबूत को, इसका जो वित्त था, सॉरी, तो इसको और क्या कहते हैं, कमजोर किया था, वैसे मजबूत नहीं किया था। तो इसके दो स्टेटमेंट ठीक है, तो केवल एक और दो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बागान किस शहर में स्थित है? इस सवाल का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोलकाता। 1889 में स्थापित ये भारत और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लबों में से एक है। और इसे मैदान का राजा भी कहा जाता है। और 1889 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के समय इसकी स्थापना की गई थी। ओके। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये सेशन आपकी सफलता में जरूर लाभकारी होगा। धन्यवाद।